Hello student, welcome on my YouTube channel Pre-Teacher Learning Zone. If you like my video then please like, share and subscribe my channel. For the notification, press the bell icon. तो आज हम पढ़ेंगे साउंड ध्वनि। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि डेफिनेशन ऑफ साउंड क्या होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ साउंड एंड इसकी प्रॉपर्टीज। तो फर्स्टली हम ये जानते हैं कि डेफिनेशन ऑफ साउंड क्या है। तो साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन एंड इट रिक्वायर्स अ मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। तो कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि जो भी साउंड का डेफिनेशन है उसमें ही साउंड की प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व है। कैसे इन्वॉल्व है ये भी हम जानेंगे। तो हम सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। Sound is a form of energy produced by vibration requires medium for its propagation. ओके अब हम इसमें देखते हैं कि साउंड इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड एक ऊर्जा का प्रकार है, ठीक है। फॉर्म ऑफ एनर्जी, साउंड ऊर्जा का प्रकार है जो कि कंपन के द्वारा उत्पन्न किया जाता है और इसको प्रोपगेट करने के लिए, प्रोपगेट करना क्या होता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। मतलब क्या होता है प्रोपगेशन, मतलब ट्रांसफर होना। तो इसको ट्रांसफर होने के लिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है। मीन्स साउंड रिक्वायर्स मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन फॉर इट्स ट्रैवलिंग। तो हम अब कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे साउंड की। तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी हो गया, ठीक है। फिर प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन हो गया, मीडियम। प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड। तो साउंड की प्रॉपर्टीज क्या होती है। फर्स्टली हमने देखा है कि साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। दैट मीन्स कि साउंड एक एनर्जी है, ऊर्जा है। तो ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर कौन करता है, कैसे ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है। ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है ड्यू टू वेव्स। वेव्स क्या करते हैं, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज बाय वेव्स। वो वेव्स होते हैं। तो हम वेव्स के भी बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, नहीं तो हमें ये नहीं समझ में आएंगे कि साउंड की क्या प्रॉपर्टीज और कैसे है। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि वेव्स क्या होते हैं और कितने टाइप्स के वेव्स होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ वेव्स, ठीक है। तो इसके हमने डेफिनेशन पढ़ ली है कि वेव्स क्या होते हैं, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम one place to another place. From one place to another place is due to waves. Okay. Then हम ये भी जान लेते हैं कि जो वेव्स है उसको हिंदी में तरंग कहते हैं या फिर लहर कहते हैं। ओके फाइन। फिर हम देखते हैं टाइप्स ऑफ वेव्स, ठीक है। दो टाइप के वेव होते हैं, मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल। मैकेनिकल वेव्स और नॉन मैकेनिकल वेव्स। ओके, मैकेनिकल वेव क्या होते हैं। मैकेनिकल वेव आर दोज वेव्स विच रिक्वायर्स एन मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। ये एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर होने के लिए इन्हें मीडियम की आवश्यकता होती है। इट रिक्वायर्स मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। Medium for its propagation. Okay. For example, जैसे sound wave. Okay. Sound wave, ध्वनि तरंगे। नॉन मैकेनिकल वेव क्या होते हैं। नॉन मैकेनिकल वेव आर दोज वेव विच डजंट रिक्वायर्ड एनी मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। डजंट रिक्वायर medium for propagation. Okay. जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव
हम कह सकते हैं कि लाइट वेव। ओके, ये दोनों में डिफरेंस होता है मैकेनिकल वेव और नॉन मैकेनिकल वेव में। अब हम पढ़ते हैं कि जो मैकेनिकल वेव होती हैं वो कितनी तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव। इसको हम कहते हैं यांत्रिक तरंगे, यांत्रिक तरंगे, और ये होता है अयांत्रिक तरंगे। जो यांत्रिक तरंगे मतलब जो मैकेनिकल वेव होते हैं वो दो तरह के होते हैं, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, अब जो ट्रांसवर्स वेव होते हैं उसको हम हिंदी में कहते हैं अनुप्रस्थ तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे, और ये होता है अनुदैर्ध्य तरंगे। ओके, जो अनुप्रस्थ तरंगे होता है उसमें क्या होता है, उसमें होता है कि जब द डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव, जो ट्रांसवर्स वेव होते हैं उसमें जो होता है डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू वेव, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वेव। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है, द डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल इज एलोंग टू डायरेक्शन ऑफ वेव। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो पार्टिकल का डायरेक्शन होता है एलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव, या तो हम कह सकते हैं पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। ठीक है, अब हम दोनों को बनाकर देखते हैं थ्रू डायग्राम की ये कैसे होता है। अब हम बनाते हैं सबसे पहले लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव हमें इसे पता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या है कि डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल इज एलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव। ठीक है, तो जैसे अगर मान लीजिए कि ये हमारा कोई वेव है, ठीक है, और ये हमारे पार्टिकल की डायरेक्शन है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं इसमें क्या हो रहा है, जब हम इसको मिक्सअप करते हैं तो जो लॉन्गिट्यूडनल वेव आता है वो इस तरह का बन जाता है, मिक्स होके। कहीं पे कंप्रेशन होता है, कहीं पे रिफ्रैक्शन होता है। मतलब कहीं पर ज़्यादा होता है उसकी फ्रीक्वेंसी, कहीं पे फ्रीक्वेंसी कम होती है, तो ये हमारा बन जाता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, और जो ट्रांसवर्स वेव होता है इसमें क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है। तो परपेंडिकुलर जो इसमें पार्टिकल का डायरेक्शन होता है वो हमेशा क्या होता है, ठीक है, इस पे है, तो ये परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है। तो ये हमारा हो गया, ये ट्रांसवर्स वेव हो गया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स। वेव्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है, जैसे कि हमें पता है कि जो वेव होता है वो साइनोसॉइडल फॉर्म में होता है। तो हम फर्स्ट हम एक वेव ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये हमारा साइनोसॉइडल वेव हुआ। ठीक है, तो जो वेव रिपीट कहाँ से हो रहा है, ये हुआ 0 से 2 पाई हुआ। ठीक है, 0 से 2 पाई है, तो इसकी प्रॉपर्टीज में कौन कौन सी है, पहले प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं। वेवलेंथ, ठीक है, वेवलेंथ है, वेलोसिटी है, फ्रीक्वेंसी है, फिर उसके बाद टाइम पीरियड। ओके, तो फर्स्टली हम जानते हैं, आप ये समझते हैं कि वेवलेंथ क्या होती है, जिसको हम हिंदी में तरंगदैर्घ्य कहते हैं, तरंगदैर्घ्य। ठीक है, फिर वेलोसिटी को वेग, फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं, याद नहीं आ रहा है, एक एम्पलीट्यूड भी होता है। फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं आवृत्ति। ओके, फिर सर एम्पलीट्यूड को कहते हैं आयाम। ठीक है, तो हम
स्टार्ट करते हैं तरंग दैर्ध्य से, वेवलेंथ से, ठीक है। तो वेवलेंथ क्या होता है, जैसे इसके नाम में ही छुपा हुआ है वेव की लेंथ। किस वेव की लेंथ, जहाँ से जो एक वेव है वो दोबारा रिपीट करने लगे। ये सेम एज इट इज कहाँ से रिपीट कर रहा है, या फिर यहाँ से वही वेव रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू होती है ये होता है वेवलेंथ, क्योंकि इसके बाद से फिर वही वेव क्या है अपने आप को रिपीट करने लगा है, तो ये वेवलेंथ हो गया। वेलोसिटी क्या हो गया, अपने टाइम पीरियड में वो वेव कितना पोजीशन चेंज कर रहा है उसको हम कहते हैं कि वेलोसिटी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है कि नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड। नंबर ऑफ वाइब्रेशन एक सेकेंड में कितने हुए वो हमारी फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी हमारा हो गया 0 से T to T। तो F इक्वल टू हो गया हमारा 1 टाइम पीरियड। फिर है एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो ये जो वैल्यू होती है ये हमारा एम्पलीट्यूड होता है। एम्पलीट्यूड होता है कि टाइम पीरियड में जो वेव की मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है, जो वेव की मैक्सिमम वैल्यू होती है वो हमारा होता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ या तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ वेव, ठीक है। किसी वेव की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो हम कहते हैं उसको एम्पलीट्यूड। अब इसमें जो रिलेशन होता है V इक्वल टू न्यू लैम्डा। न्यू होता है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, ठीक है। V होता है वेलोसिटी, लैम्डा होता है वेवलेंथ। ये हमारा सारा वेव के बारे में था कि वेव कितने प्रकार की होती है और साउंड वेव कौन सी वेव है और प्रॉपर्टीज ऑफ वेव। अब हम पढ़ेंगे साउंड के बारे में डिटेल। अब हम साउंड की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो फर्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है साउंड वेव इज अ मैकेनिकल वेव। इट इज मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव में कौन सा वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ओके, लॉन्गिट्यूडनल वेव। फिर सेकंड है ये मैकेनिकल वेव है क्योंकि इट रिक्वायर्स मीडियम फॉर दिस प्रोपगेशन। और लॉन्गिट्यूडनल वेव क्यों है, क्योंकि उसमें जो पार्टिकल्स की जो डायरेक्शन होती है वो वेव की डायरेक्शन में होती है, अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ वेव, इस वजह से ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है। इसके बाद इसे जो सेकंड प्रॉपर्टीज है वो है साउंड वेव इज इलास्टिक वेव। साउंड वेव इज इलास्टिक वेव बिकॉज इलास्टिक वेव क्यों है, क्योंकि ये डिफरेंट मीडियम में ये डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है साउंड वेव, इस वजह से जो ये है इलास्टिक वेव है। देन इसकी थर्ड प्रॉपर्टीज है स्पीड ऑफ साउंड। क्या होता है, स्पीड ऑफ साउंड होता है 340 मीटर पर सेकेंड। अगर हम बात करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस इन एयर, इसकी जो प्रॉपर्टी इसकी जो वेलोसिटी होती है 330 मीटर पर सेकेंड होती है। फिर इसका जो नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज हम आ जाती हैं कि जो साउंड होता है वो ठोस, द्रव और गैस में तीनों में ट्रेवल करता है, लेकिन ये वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता है। इट ट्रेवल्स इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। Doesn't travels in vacuum। वैक्यूम मीन्स निर्वात, ये निर्वात में ट्रैवल नहीं करता है। इसका हम सॉलिड सा एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि जो कार में अगर हम शीशों को बंद कर देते, जो कार के मिरर होते हैं उसको अगर हम बंद कर दें, फिर अगर कार के अंदर से कोई आवाज़ देता है बाहर तो आवाज़ में नहीं सुनाई देती है, क्योंकि जो ग्लास होता है वो फ्लैंट का बना होता है, मतलब जो ग्लासेज होती हैं उसमें निर्वात भरा होता है, वैक्यूम भरा होता है। इस वजह से उसमें जो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल नहीं हो पाता है, क्योंकि वहाँ पर वैक्यूम होता है, ठीक है। तो इस वजह से उसमें ट्रैवल नहीं करता है। फिर हमारा है जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ है, अब हम पढ़ लेते हैं। इसका जो यूनिट होता है, जो साउंड की यूनिट होती है वो डेसिबल होती है, तो जो साउंड वेव की यूनिट हुई वो हुई हमारी डेसिबल में, ठीक है। फिर उसके अन्य आगे हम प्रॉपर्टी देखते हैं कि इस पर प्रेशर और टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। इसके पहले हम ये समझ लेते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में एक और हमें याद आया, ठीक है। तो जो सबसे ज़्यादा हमारा
जो सबसे ज़्यादा जो ध्वनि की चाल होती है, वेलोसिटी ऑफ साउंड, ठीक है, जो वेलोसिटी ऑफ साउंड होती है मतलब जो ध्वनि की चाल है, जो ज़्यादा हैवीएस्ट एलिमेंट होता है उसमें ध्वनि की चाल उतनी ही ज़्यादा तेज होती है। मतलब जो स्पीड ऑफ साउंड है, या तुम कह सकते हैं स्पीड ऑफ साउंड है, वो सबसे ज़्यादा होता है एलॉय में, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हैवीएस्ट होता है, क्योंकि ये मिक्सर्स ऑफ एलिमेंट होता है। फिर उसके बाद है मेटल, फिर होता है नॉन मेटल, फिर उसके बाद हम कह सकते हैं ठोस में सबसे ज़्यादा होता है, फिर द्रव होता है, फिर गैस होता है, सॉलिड लिक्विड गैस। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है, अगर जैसे साउंड वेव है एक मीडियम से, जैसे ये साउंड वेव है, ठीक है, अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो इसी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज चेंज होती है। जो साउंड वेव है अगर वो मीडियम वन से मीडियम सेकंड में ट्रैवल कर रही है, मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, उसमें जो फ्रिक्वेंसी होती है, जो टाइम पीरियड होता है, जो वेलोसिटी होती है, जो एम्पलीट्यूड होता है, ये सभी चेंज नहीं होता है, केवल चेंज होता है इसका वेवलेंथ। और जो इसकी सारी प्रॉपर्टीज रहती है वो रिमेन अनचेंज रहती है, मतलब उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होती है, जो भी वेव्स की अदर प्रॉपर्टीज होती हैं। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट इसका पढ़ते हैं, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड है, तो हम ये देखते हैं कि प्रेशर और टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है साउंड पर। तो फर्स्ट देखते हैं कि अगर हमने प्रेशर को इंक्रीज किया है, ठीक है, प्रेशर को हम बढ़ा रहे हैं और टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं है, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं होगी, नो चेंज इन वेलोसिटी, नो चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ साउंड, ठीक है। अगर वहीं पर हम क्या कर रहे हैं कि टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं और प्रेशर कांस्टेंट रख रहे हैं, प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, तब क्या होगा, तब इसमें जो ध्वनि की चाल है, मतलब जो स्पीड ऑफ साउंड है वो क्या होगी, वो बढ़ेगी, ठीक है। ये हमने पढ़ा है प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड। अब हमें पता है कि जो साउंड वेव है इसमें बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेशन है, जैसे कि सोनार है, रडार है, और इसमें टर्म्स हैं जैसे कि इको है, रिवर्बरेशन है। इको के लिए कौन कौन सी कंडीशन होती है, और सबसे मेन चीज़ जो होता है साउंड में वो होता है डॉपलर इफेक्ट, जो कि हम साउंड वेव में ही पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे कि डॉपलर इफेक्ट होता क्या है। डॉपलर इफेक्ट को पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी, मतलब आवृत्ति के आधार पे जो ध्वनि तरंगे हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ साउंड वेव, टाइप्स ऑफ साउंड वेव्स बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी, ओके, ठीक है। तो ये तीन तरह की होती है। फर्स्ट है हमारा इंफ्रासोनिक, इंफ्रासोनिक वेव जिसको हम कहते हैं अपश्रव्य तरंगे, फिर दूसरा होता है ऑडिबल वेव, ठीक है, जिसको हम कहते हैं श्रव्य तरंगे, फिर होता है अल्ट्रासोनिक, जो होता है पराश्रव्य तरंगे, ठीक है। हमने बोला है कि ये फ्रीक्वेंसी के आधार पर डिवाइड किया जाता है, तो जो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 0 से 20 हर्ट्ज तक होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 20 हर्ट्ज तो 20 किलो हर्ट्ज, इसकी फ्रीक्वेंसी होती है मोर देन 20 किलो हर्ट्ज, ठीक है। तो जो इंफ्रासोनिक वेव होता है ये जैसे अर्थक्वेक और वॉल्केनिक में जो ध्वनि निकलती है जो इंसानों को नहीं सुनाई देती है, जैसे हो गया अर्थक्वेक,
अर्थक्वेक और वॉल्केनिक इरप्शन में जो ध्वनि होती है वो होती है हमारी इंफ्रासोनिक वेव, और इसको सुन सकते हैं जैसे हाथी जो है या तो जो व्हेल मछली होती है वो ये ध्वनि तरंगे सुन सकती हैं। फिर ऑडिबल है, ऑडिबल मतलब जो ह्यूमन बीइंग सुनता है, मतलब जो मनुष्यों की सुनने की क्षमता होती है वो होती है 20 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज। फिर अल्ट्रासोनिक वेव है जिसको कि कुत्ते, बिल्ली, चमगादड़ ये सुन सकते हैं। कुत्ते, बिल्ली, चमगादड़, ठीक है। ये था हमारा टाइप्स ऑफ साउंड वेव्स बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी। अब हम पढ़ेंगे डॉपलर्स इफेक्ट। डॉपलर्स इफेक्ट, ठीक है। तो डॉपलर्स इफेक्ट हम कब पढ़ते हैं या तो हमें कब रियलाइज होता है डॉपलर्स ने ये इफेक्ट क्यों बताया था? तो होता क्या है कि जब किसी भी दो लोगों के बीच में, मतलब हम कह सकते हैं कि सोर्स या ऑब्जर्वर के बीच में जब रिलेटिव मोशन होता है, मतलब देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर, देन फ्रीक्वेंसी इज नॉट द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, दैट फ्रीक्वेंसी इज चेंज फ्रीक्वेंसी और अपरेंट फ्रीक्वेंसी। मतलब कि जब सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में रिलेटिव मोशन होता है, देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर, तो जो हमें फ्रीक्वेंसी उसमें जो जनरेट होती है वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, वो चेंज फ्रीक्वेंसी होती है जिसको हम अपरेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे कि इसी कौन कौन सी सिचुएशंस बनती है और कौन कौन से इसमें फॉर्मूले हम लगाते हैं, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं सोर्स और ऑब्जर्वर की, ठीक है। यहाँ पर सोर्स है, यहाँ पर ऑब्जर्वर है, ठीक है, ठीक है। सोर्स की वेलोसिटी vs और इसका जो फ्रीक्वेंसी होगा वो होगा fs, इसकी जो वेलोसिटी होगी vo और इसका जो फ्रीक्वेंसी होगा f होगा, ठीक है। अगर हम मानते हैं कि जो ऑब्जर्वर है वो रेस्ट में है, ओके, और हम ये कहते हैं कि जो हमारा सोर्स है वो ऑब्जर्वर की तरह क्या हो रहा है, सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो इसमें किसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है? आप ये बताइए, इसमें किसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है? तो इसमें सोर्स की वेलोसिटी मतलब vs चेंज हो रहा है। इसमें जो फॉर्मूला होता है, इसका जो जनरलाइज्ड फॉर्मूला होता है ये होता है f0 इक्वल टू ये जो ओरिजिनल वेलोसिटी होती है ऑब्जर्वर की और ये चेंज वेलोसिटी होती है ऑब्जर्वर की, ये सोर्स है और ये होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स, ठीक है। इसमें अब क्या होगा कि जैसे यहाँ पर जो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर है वो जीरो है क्योंकि ऑब्जर्वर चल नहीं रहा है, वो रेस्ट में है, तो रेस्ट में इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये जीरो होगी। और इसमें जो सोर्स है वो ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है, तो इससे जो सोर्स की वेलोसिटी है वो यहाँ पर क्या होगी, माइनस, क्योंकि ये इसकी तरफ आ रहा है, तो इसमें वेलोसिटी क्या होती है, माइनस होती है। तो हम यहाँ पर माइनस कर देंगे, ये हमारा जीरो है। और दूसरा हमारा क्या बनेगा, यहाँ पर सोर्स है, यहाँ पर ऑब्जर्वर है, ठीक है, ये इससे अवे जा रहा है, अभी इसके पास आ रहा था। और एक कंडीशन ऐसी होगी जब सोर्स यहाँ से अवे जा रहा है और ऑब्जर्वर रेस्ट में है, तब क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, प्लस साइन हो जाएगा क्योंकि ये इससे दूर जा रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा आता है एक कि जब हमारा सोर्स मोशन में होगा, ठीक है, अभी हमारे क्या था, जो सोर्स था वो मोशन में था। फिर एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब हमारा ऑब्जर्वर है वो मोशन में होगा लेकिन जो सोर्स है वो रेस्ट में होगा, तब हमारी जो वेलोसिटी है, ठीक है, वो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी चेंज होगी क्योंकि मोशन में कौन है, ऑब्जर्वर है, तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। सेम इसी तरह से अगर वो सोर्स से दूर जा रहा होगा तो उसकी जो वेलोसिटी है v प्लस वी नॉट हो जाएगी, और अगर वो पास आ रहा होगा, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v माइनस, फिर उसकी वेलोसिटी अगर वो दूर जाएगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, अगर वो पास आएगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। और उसमें जो सोर्स की वेलोसिटी है वो जीरो रहेगी। अब एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि जैसे सोर्स इधर जा रहा है ऑब्जर्वर के पास और ऑब्जर्वर सोर्स के पास आ रहा है, ठीक है। अब इसमें कैसे वेलोसिटी चेंज होगी, अब आप ये सुनिए, हमें पता है कि जब वो एक दूसरे के पास आते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो दोनों की वेलोसिटी होती है वो सब्ट्रैक्ट होती है, मतलब यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पे भी वेलोसिटी माइनस होगी,
यहाँ पर वेलोसिटी माइनस होगी। अगर ये एक दूसरे से दूर जाएंगे तो यहाँ पर वेलोसिटी प्लस होगी, यहाँ पर प्लस होगी। अगर हम ये देख लें कि एक दूर जा रहा है, ये पास आ रहा है, तो हम इस साइन को चेंज करते हैं। हमारा ये जो बेसिक फॉर्मूला है वो फॉर्मूला यही है, केवल सोर्स और ऑब्जर्वर के रिलेटिव मोशन से हम ये डिफाइन करते हैं कि उनकी वेलोसिटी क्या होगी, ऑब्जर्वर की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सोर्स की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। ये हमारा था डॉपलर इफेक्ट। अब हम पढ़ते हैं सोनार और रडार के बारे में, जो हमारा साउंड वेव का एप्लीकेशन है। ठीक है, सोनार होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, इसका यूज हम कब किया जाता है? इसका यूज किया जाता है समुद्र के अंदर की चीजों को पता लगाने के लिए कि उसमें कौन सी चीजें डूबी हुई है। जैसे कोई वस्तु जब डूब जाती है तब उस वस्तु का पता लगाने के लिए करते हैं। या तो जैसे जो हमारी शिप वगैरह होती है, जो नेवी ऑफिसर्स होते हैं, जैसे जब उनकी शिप जाती रहती है तो जो भी ऑब्स्टेकल होते हैं, मतलब कि जो भी बाधक होते हैं, तो इससे सोनार से पता चलता है कि कितने डेप्थ में कोई ऑब्स्टेकल है या नहीं है। ठीक है, और जो भी मलबे वगैरह होते हैं, बहुत पुराने जो मलबे होते हैं, उनको भी फाइंड आउट करने के लिए सोनार का उपयोग किया जाता है। तो जो सोनार में फर्स्टली हम ये देखते हैं कि इसमें अल्ट्रासोनिक वेव का यूज किया जाता है, पराश्रव्य तरंगों का यूज किया जाता है। इसमें पराश्रव्य तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और दूसरी चीज क्या हो गई हमारी, पानी में डूबी हुई वस्तु का पता लगाने के लिए। ठीक है, और अगर कोई ऑब्स्टेकल है उसको जानने के लिए, कोई ऑब्स्टेकल है कि नहीं है, और डेप्थ को जानने के लिए। ठीक है, अब होता क्या है कि जैसे जो सोनार होता है वो जो समुद्र की सतह होती है वहां पर कोई ये इंस्ट्रूमेंट लगा होता है। ठीक है, तो जब ये समुद्र मान लीजिए कोई ऑब्स्टिकल होता है, ठीक है, तो उस ऑब्स्टिकल के पास जाता है ट्रांसमीटर के थ्रू, फिर रिसीवर के थ्रू आता है। ठीक है, तो इसका जो डिस्टेंस हो जाता है ये हो जाता है 2D। ठीक है, जो एक्स हो जाता है वो 2D हो जाता है। तो हमें पता है कि जो डिस्टेंस होता है वो हमारा होता है स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो डिस्टेंस है वो हमारा डिस्टेंस है 2D। ठीक है, फिर हम उसके बाद एक टर्म पढ़ते हैं, जो समुद्र की गहराई होती है उसको हम किससे मापते हैं? उसको हम हैडोमीटर से मापते हैं। ठीक, अब हम पढ़ते हैं रडार। ये दो एप्लीकेशन है साउंड के, बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। फिर है इसका होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक है, यहाँ पे रेडियो से इसका तात्पर्य हो गया कि जो इसमें वेव्स यूज की जा रही है वो होती है रेडियो वेव्स यूज होती है, या तो फिर माइक्रोवेव्स यूज होती हैं। इसका बेसिकली क्या मतलब होता है, जैसे कि हम आपको बता रहे एग्जांपल में, जैसे जो भी हमारे आर्मी फोर्सेस होते हैं, जो हमारी फोर्सेस एक जगह से दूसरी जगह पे जाती हैं, बल्क में जाती हैं, अगर उन्हें बॉर्डर पे उनको सर्विस देनी पड़ती है, उन्हें जब एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है तो कई उनकी गाड़ियाँ होती हैं फोर्सेस की। तो उन्हीं गाड़ियों में से एक ऐसी गाड़ी होती है जिसमें उसमें जो होता है रडार इंस्टॉल होता है। रडार को इंस्टॉल करने का मतलब ये होता है कि उनसे ये पता लगाया जा सकता है कि कहीं कोई वायु में, ठीक है, कहीं जैसे कोई एरोप्लेन तो नहीं है, कहीं कोई ऐसी चीज़ तो नहीं, मिसाइल तो नहीं है कि मतलब जो शत्रु है वो आक्रमण कर सकता है। तो दूर की वस्तुओं को पता लगाने के लिए कि वो कौन सी वस्तु है और वो कितनी डिस्टेंस पर है, इस चीज़ को जानने के लिए इसका यूज़ किया जाता है रडार का। तो जैसे मान लीजिए कि कोई गाड़ी है जिस पर रडार इंस्टॉल है, ठीक है, ये क्या करता है कि रेडियो वेव्स को भेजता है, ठीक है, ट्रांसमीटर के थ्रू। मान लीजिए यहाँ पर कोई प्लेन है, मिसाइल है, ठीक है, और कोई भी वस्तु है, ठीक है, ये पता करता है कि ये वस्तु कितने दूर पर है, फिर उसकी जानकारी ये रिसीवर को देता है कि ये वस्तु वहाँ पर है। इस चीज़ की जानकारी रडार प्राप्त करता है।
ठीक है। तो अब हम जानेंगे कि जो रडार का बेसिकली क्या फंक्शन होता है। ये बेसिकली क्या होता है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो रेंजिंग का मतलब हो गया रेंज को, कि जहाँ पर रडार इंस्टॉल है उससे कितनी रेंज पर, मतलब कितनी दूर पर प्लेन है या मिसाइल है, कोई भी खतरे वाली वस्तु प्रेजेंट है, इस चीज़ को वो पता लगाता है। अब हम बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड की। इसकी विशेषताएं क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। ठीक है, इसकी दो विशेषताएं होती हैं। पहली होती है पिच, दूसरी होती है लाउडनेस। ठीक है, जो पिच होता है इसकी जो यूनिट होती है वो होती है हर्ट्ज, जिसको हम तारत्व कहते हैं। ठीक है, लाउडनेस होती है जिसका यूनिट होता है डेसिबल। हम ये भी कह सकते हैं जैसे कि हम जो हमारी ध्वनि होती है वो कितनी तेज है, कितनी कम है, यह लाउडनेस होता है। और जैसे किसी व्यक्ति की आवाज़ मोटी है, किसी की पतली होती है, तो ये डिपेंड करता है पिच पर कि किसकी कितनी पिच है। लड़कियों की पिच लड़कों की पिच से ज़्यादा होती है, इस वजह से जो लड़कियों की आवाज़ होती है लड़कों की आवाज़ से पतली होती है, पिच ज़्यादा होने की वजह से। अब हम पढ़ते हैं कि जो इको होता है, हम प्रतिध्वनि होता है उसको सुनने के लिए क्या क्या कंडीशन होती है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो इको होता क्या है। ठीक है, प्रतिध्वनि का मतलब क्या है, ध्वनि की प्रति, ध्वनि की कॉपी, मतलब कि हमने जो ध्वनि निकाली है वही ध्वनि हमें सुनाई दे, वो होता है प्रतिध्वनि। और ये कब पॉसिबल होगा, तो इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, उस कंडीशंस को हम देखेंगे। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं इको की, प्रतिध्वनि। ठीक है, इसकी कंडीशंस क्या होती है, कंडीशंस को देखते हैं। ठीक है, कंडीशन फॉर इको। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन क्या होती है इसकी, जो साइज ऑफ रिफ्लेक्टिंग पार्टिकल है वो, उसका जो वेवलेंथ है वो ग्रेटर होना चाहिए साउंड वेव से। ठीक है, साइज ऑफ रिफ्लेक्टिंग पार्टिकल मस्ट बी ग्रेटर देन द वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव, wavelength of sound wave. This is the first condition for echo. And the second condition is difference in original and reflected sound must be greater than 0.1 second. Okay. Difference in original and reflected sound greater than 0.1 second. सॉरी, यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा, तो इसको रखो 0.1 सेकेंड। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड कंडीशन है, इंटेंसिटी इसकी ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड should be sufficient. ओके, ये 3 कंडीशन होनी चाहिए इको के लिए। ठीक है, अब इको कब सुनाई देता है, इसका भी हमें पता है कि जो स्पीड ऑफ साउंड होता है वो होता है 344 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हमें पता है जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो जब साउंड जाएगा, फिर जब वो दीवार से या तो किसी ऑब्स्टिकल से जब वो टकरा कर रिटर्न आएगा, तो उसमें जो हमारा टोटल डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, और हमारा पता है कि जो टाइम है वो ओरिजिनल और रिफ्लेक्टेड साउंड के बीच में कितना है, 0.1 सेकेंड का। ठीक है, तो जो हमारी स्पीड आ जाएगी वो हमारी क्या आ जाएगी, यहाँ पर हम रख देंगे 344। ठीक है, तो हमारा है तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 344, स्पीड है 0.1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारा आ जाएगा 17.2 मीटर। ठीक है, तो कभी कभी कहता है कि प्रतिध्वनि के लिए, इको के लिए जो मिनिमम डिस्टेंस होती है, जो डिस्टेंस है वो कितनी होनी चाहिए, तो इको के लिए जो डिस्टेंस है प्रतिध्वनि के लिए वो होता है 17.2 मीटर। और हम बात करते हैं, अगर हमें पता है इन एयर एट 0 डिग्री सेल्सियस
कितना होता है जो स्पीड है वो होता है 330 मीटर। ओके, तो यहाँ पर कैसे हो जाएगा 2x इक्वल टू 330 इंटू 0.1, तो x हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 16.5। ठीक है, अगर एग्ज़ाम में अगर आता है 16.5 तो इसका जो एक्यूरेट आंसर होगा 16.5 ही होगा, ये मोर करेक्ट होगा, मोर एक्यूरेट होगा। ठीक है, और एक टर्म आता है रिवर्बरेशन। ठीक है, ये क्या होता है, गूंज क्या होता है, रिवर्बरेशन, जिसको हम कहते हैं गूंज। ठीक है, इसमें क्या है कि लाउडनेस जो होती है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड होता है, मतलब साउंड वेव का जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ही ज़्यादा लाउडनेस होगी, उतना ही ज़्यादा गूंज सुनाई देगा हमें, उतनी ज़्यादा रिवर्बरेशन सुनाई देगी।